Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा I welcome you all to the third lecture of work, power and energy. बेटा आज जिस लेक्चर की मैं बात करने जा रहा हूँ that's an important topic और जनरली बच्चों को बेटा इसमें कंफ्यूजन रहता है, राइट? कोलिजन्स की मैं बात कर रहा हूँ. तो आई थिंक ये चैप्टर बेटा जितना टफ लगता है ना उतना टफ जनरली है नहीं, है ना? थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिकली अगर पढ़ लेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके क्वेश्चंस करने में कोई चैलेंज नहीं आएगा. और बेटा इतना भी बता दूं कि वर्क पर एनर्जी में जितना अभी तक पढ़ा, करेक्ट, और ये टॉपिक ऑलमोस्ट ऑल इक्वल वेटेज है, ठीक है? तो थोड़ा संभाल के करना इस टॉपिक को, राइट? और अगर पहले दो क्लासेस नहीं किए हैं आपने तो प्लीज लेक्चर 1 और 2 भी देख लेना, तभी आप चैप्टर को अच्छे से लिंक कर पाओगे, राइट? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे थोड़ी ग्रिप रखना, तब जाके चैप्टर अच्छे से कवर हो पाएगा, ठीक है? तो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम बेटा हम बढ़ते हैं लेक्चर के साथ एंड आई जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज कोलिजन्स. ठीक है बेटा, थोड़ा अच्छे से समझता है, राइट? देखो बेटा ये जो पार्ट है ना, ये जो स्लाइड आपको पीछे दिखाई दे रही है, ऐसे समझ लो ये हार्ट है पूरे के पूरे चैप्टर का, राइट? तो ये अगर आपको समझ आ गया, 3 से 4 स्लाइड मैंने थ्योरी कवर की है, फिर मैंने काफी सारे एग्जांपल्स लिए, ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल एग्जांपल्स मुझे लगते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, राइट? या पहले जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए, चाहे आप नीट की बात करो, जेईई मेंस की बात करो, तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो सब लेके आया हूं आज आपके लिए, ठीक है? तो ये एक होलसेल पैकेज है कुल मिला के, ऐसे समझो, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स का, ठीक है? तो वो न्यूमेरिकल्स विद ऑप्शंस में लाया हूं, राइट? जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा आप वीडियो पॉज करोगे, सॉल्व करोगे, तो इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन, करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, है ना? देखो सबसे पहले बेटा हमें ये समझना पड़ेगा कि इफेक्टिवली कोलिजन होता क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. तो कोलिजन हर कोई जानता है, टक्कर, दो बॉडीज आती है एक दूसरे टकरा जाती है, राइट? अब सवाल उठता है कि भाई ये जो टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करते हैं वो क्या है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन. तो थोड़ा अच्छे से समझना बेटा, राइट? हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले कोई दो बॉडीज है. कौन सी दो बॉडीज है? देखो जरा ध्यान से. एक हमारे पास 1 ये वाली बॉडी है, इसका मास बेटा हम लिख देते हैं कितना, m1, ठीक है? काम करते हैं, पेन थोड़ा थिक कर देते हैं, ठीक है बेटा? इसको हम कितना कह देते हैं, m1, और बेटा इसको कितना कह देते हैं, m2. यानी m1 m2 की दो बॉडीज है. एक इधर कितने से आ रही है, u1, और दूसरी कितने से आ रही है, u2. और मैं खुद ये इंफॉर्मेशन दे देता हूं बेटा कि जो u1 है वो क्या है, u2 से बड़ा है, यानी जो पीछे चल रही है वो ज्यादा तेज चल रही है. अब आप सोचो एक बॉडी इधर है एक बॉडी इधर है, दोनों चल रही हैं, ये तेज चल रही है वाली, तो तेज चल रही है तो बेटा क्या करेगी, एक टाइम पे आके इससे कोलाइड कर जाएगी, करेक्ट? जैसे ही कोलाइड करेगी इन दोनों के बीच क्या होगी, टक्कर हो जाएगी, टक्कर. इसी को कोलिजन कहते हैं. इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है. काम की चीज है कि अब क्या होगा, जब ये टकरा गई उसके बाद क्या होगा, वहां पे पूरा एनालिसिस आता है. तो थोड़ा ढंग से समझना. देखो टकराने के बाद, है ना, टकराने के बाद क्या होता है वो मैं बताता हूं. उससे पहले मैं ये भी बता देता हूं कि ड्यूरिंग टकराने क्या होता है, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है. तो दो बॉडीज आई, एक दूसरे से टकराई, टकराने पे पहले वाली की स्पीड क्या थी, ज्यादा थी, तो वो उसके पास आके उसको टकरा के कंप्रेस करके ऐसे करते गए, मतलब बॉडीज डीफॉर्म होना शुरू हुई. तो दोनों बॉडीज पास है, आ रही है, जैसे ही टकरा रही है डीफॉर्म होना शुरू हुई. यानी डीफॉर्म होते वक्त, दिमाग से सुनना, डीफॉर्म होते वक्त क्या होता है बेटा, जो फर्स्ट वाली बॉडी है ना, जो फर्स्ट वाली बॉडी है इस पे फोर्स इस तरफ लगती है और जो दूसरी वाली बॉडी है उस पे फोर्स आगे की तरफ लगती है. इस कारण से होता क्या है बेटा, जो u1 है ये तो घटने लगता है और ये जो u2 है ये बढ़ने लगता है. क्या बात समझ आती है? और एक टाइम बेटा ऐसा आ जाता है, जब u1 और u2 दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, बराबर हो जाते हैं, यानी कि u हो जाते हैं. यानी ऐसे समझो कि क्या हुआ, दो बॉडीज आई, आते टकराई, डिफॉर्म होती गई, एक पॉइंट पे बेटा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया, एक पॉइंट पे, ठीक है? जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है उस वक्त दोनों की स्पीड सेम होती है. यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है पहला कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा. अरे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तब होगा जब दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम. मैं यहां लिख देता हूं कि भाई ये वो केस है जब डिफॉर्मेशन क्या होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन. इनफैक्ट अगर आप बोलना चाहो तो बेटा आप यहीं पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, है ना, स्थितिज ऊर्जा. बोले क्यों सर? क्योंकि बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो डिफॉर्मेशन की वजह से होती है. तो जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. तो जब भी पूछेगा तब समझ लेना कि दोनों की स्पीड क्या हो चुकी होगी, सेम, एग्जैक्टली u दोनों की. बोले ठीक है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुका है. अब 3 चीजें होती है बेटा. या तो सबसे पहले क्या होगा कि जो दो बॉडीज है ना, वो दोनों वापस से डिफॉर्मेशन रीगेन करेंगी, अलग अलग हो जाएंगी और चलने लग जाएंगे, करेक्ट? और जितना भी डिफॉर्मेशन था पूरा डिफॉर्मेशन रीगेन कर लिया, बिल्कुल पहले जैसी हो गई.
अब दोनों की स्पीड, एक की v1 हो चुकी है और एक की v2, और अब की बार बेटा v2 v1 से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए? क्योंकि अब की बार पहले बॉडी ये वाली फास्ट चल रही थी, टकराने के बाद दूसरी वाली फास्ट चलेगी, तभी तो अलग अलग होगी। बोले ठीक है सर, ये जो टाइप का कोलिजन है जिसमें पूरा का पूरा डिफॉर्मेशन रिगेन हो जाता है, इसे कहते हैं बेटा इलास्टिक कोलिजन। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर क्या परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोलते? इलास्टिक में परफेक्ट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। इलास्टिक मतलब इलास्टिक, वो परफेक्टली इलास्टिक ही है। यानी कि सबसे पहले बेटा अगर हम देखेंगे तो आएगा इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, पूरा का पूरा डिफॉर्मेशन रीगेन कर लेता है। नाम से भी पता चल रहा है इलास्टिक मतलब पूरा पूरा डिफॉर्मेशन रीगेन करके अलग अलग हो चुके हैं। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एक कोलिजन क्लियर हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सुनते जाना। दूसरे वाले में क्या हुआ, ये दोनों बॉडीज अलग अलग तो हुई, लेकिन इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन रह गया। देखो थोड़ा थोड़ा डेंट है दोनों में, करेक्ट। ये वाली बॉडीज बिल्कुल परफेक्टली स्फेरिकल जैसी थी वैसी की वैसी आ गई। समझो बात को? तो ऐसे समझ लेना कि जब दो बॉडी टकराती है, डिफॉर्म होती है, डिफॉर्म होने के बाद अगर उनमें कुछ कुछ डेंट रह गए, कुछ कुछ डिफॉर्मेशन रह गया, तो फिर बेटा वो बन जाएगा इन इलास्टिक। इसे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक। क्या बात समझ आती है? बोले हाँ सर। तो मतलब दूसरा वाला भी क्लियर। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरी में दोनों बॉडीज आती हैं, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे आती है, उसके बाद डिफॉर्मेशन रत्ती भर भी रिगेन नहीं करता। मतलब जैसा है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन उतना ही चलता रहता है। और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे आपने क्या बोला था कि सेम स्पीड से चलते हैं, इसीलिए ये दोनों चिपक जाते हैं और दोनों सेम स्पीड v से चलने लगते हैं। समझ गए? और जो भी इनका डिफॉर्मेशन रहता है बेटा, वो डिफॉर्मेशन मैक्सिमम ही रहता है। इसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक। आई होप बेटा इतनी बात समझ आ गई होगी। यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो हमारे पास कोलिजन बेटा तीन तरह के हैं। बॉडीज आती हैं, टकराती हैं, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन रिगेन करती हैं जब उनकी स्पीड सेम हो जाती है, जब उनकी पोटेंशियल जी मैक्स हो जाती है। उसके बाद या तो अलग अलग हो जाती है और पूरा डिफॉर्मेशन रिगेन कर लेती है, इसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। या तो अलग अलग हो जाती है लेकिन थोड़ा डिफॉर्मेशन रिगेन करती है, थोड़ा रख लेती है, डेंट पड़े रहते हैं उनके ऊपर, ठीक है, तो वो हो जाता है इनइलास्टिक। और कभी कभी बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन रिगेन नहीं करती और एक दूसरे के साथ चिपक के चलती रहती है, ठीक है, उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ गए? तो परफेक्ट इलास्टिक कोई वर्ड नहीं होता, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। बोले ठीक है, यहां तक ये क्लियर हो गया कि भाई ये तीन टाइप के कोलिजन क्या है। आई होप इतनी बात समझ आई कि भैया ये टक्कर कोलिजन जो चल रहे हैं तीन तरह के कौन कौन से होते हैं। बोले हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया कि होते कौन कौन से। अब देखो यहां से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आती है, ठीक है। देखो इसे जिसे कॉपी करना है बेटा एक बार कॉपी कर लो प्लीज, है ना। जिसे भी कॉपी करना है मैं 10 सेकंड देता हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। और मैं बढ़ता हूं आगे। बोले ठीक है सर। अब देखना जरा ध्यान से, ये जो स्लाइड है ना, इस पे थियोरेटिकल ना मतलब बहुत सवाल बनते हैं और बहुत रेफरेंस बुक के अंदर मिलेंगे आपको, डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे, मॉड्यूल्स में मिलेंगे, तो थोड़ा ना हिसाब से संभाल के करना है इसको। ये सारे क्वेश्चन से इफेक्टिवली, ठीक है, तो ढंग से सुनना, एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, राइट। देखो लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। बोले इसका मतलब समझो, जब दो बॉडी टकरा रही है, ठीक है, टकरा रही है, और मैंने दोनों को एक सिस्टम ले लिया, ठीक, M1 M2 दो बॉडी टकराई थी ना पिछली स्लाइड में, मैंने उन दोनों को एक सिस्टम मान लिया, तो टकराते वक्त जो भी इनके बीच में फोर्स लगी वो तो इनका आंतरिक मामला, इंटरनल मैटर है, कोई बाहर से फोर्स ही नहीं लगी है। तो जब कोई से बाहर फोर्स ही नहीं लगी है तो इस सिस्टम का क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहना चाहिए एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोले सर 100% रहना चाहिए, तो बस यही क्या। तो जब आप M1 और M2 को एज अ सिंगल सिस्टम लेते हैं, M1 और M2 को एज अ सिंगल सिस्टम, तो बेटा इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता है बेटा, जो टोटल मोमेंटम होता है वो सिस्टम का कंजर्व रहता है हर टाइप के कोलिजन में, चाहे कोई भी कोलिजन हो। यानी कि मैं सिस्टम के लिए हमेशा लिख सकता हूं P इनिशियल किसके बराबर होगा बेटा, P फाइनल, करेक्ट। और आप खुद देखो अपनी नोट्स कॉपी में, अगर आपने बनाया तो बना के रखना चाहिए था, वैसे फिर भी मैं दिखा देता हूं। देखो P इनिशियल की बात करेंगे तो इनिशियली M1 U1 ये मल्टीप्लाई कर दिया, M2 U2 ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, फाइनली M1 V1
प्लस M2V2। तो कुल मिलाकर के मैं यहां से कह सकता हूं कि M1V1 विल बी इक्वल टू बेटा M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। आई होप दिस इज क्लियर। तो यानी कि कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व रहेगा ही रहेगा। कभी कभी आपको फंसाने के लिए, है ना, देखो कैसे जाल बिछाया जाता है, शब्दों का जाल। आपको बोलेगा लीनियर मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। आप बोलोगे नहीं, लीनियर मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉडी नहीं, लीनियर मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज दोनों को मिला दोगे तो जो सिस्टम बनेगा उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, M1 और M2 का नहीं रहेगा। M1 और M2 का बदलेगा। भाई M2 पे M1 ने फोर्स लगाई और M2 ने M1 पे फोर्स लगाई। समझ के बात को, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो बाहर फोर्स लग जाएगी अगर 1-1 सिस्टम ले लिया तो। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? मतलब इंडिविजुअल बॉडीज का कंजर्व नहीं रहता। लिख लेना, इसको छाप लो अपनी कॉपी में भी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, इंडिविजुअल बॉडीज डज नॉट रिमेन कंजर्व। वो संरक्षित नहीं रहता है, इट रिमेन्स कंजर्व फॉर द एंटायर सिस्टम। आई होप पॉइंट नंबर 1 इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है बेटा? बोले हाँ सर 100% क्लियर। अपन पॉइंट नंबर 2 पे चल सकते हैं। जिसे कॉपी करना है कॉपी कर लो प्लीज। इंडिविजुअल पॉइंट जो बॉडी वाला बताया वो बहुत जरूरी पॉइंट है, उसको भी अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, कॉपी पे लिख लेना, छाप लेना, घूट के पी जाना। बोले ठीक है सर पी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा। अब आते हैं बेटा आगे। ये क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैंने कुछ लिख दिया होगा इधर। नहीं, ठीक। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ कोलिजन। इट्स अगेन अ माया जाल। माया जाल यू नो, शब्दों का जाल जो सिर्फ आपको फंसाने का काम करता है। बेटा आपसे बोला जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, ऐसे बोल देगा। और होता क्या है, बहुत बार हम पढ़ते भी हैं स्कूल्स में, बुक्स में, हियर एंड देयर कि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में तो कंजर्व रहती है क्योंकि पूरा डिफॉर्मेशन रिगेन करता है, बाकियों में नहीं रहती। बात वहां नहीं है, दिक्कत है इस ड्यूरिंग वर्ड की। ड्यूरिंग, चाहे आप इलास्टिक लो, इनइलास्टिक लो, परफेक्टली इनइलास्टिक लो, जब टकराएंगी तो डिफॉर्म तो करेंगी, और जब डिफॉर्म करेगी तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी ही होगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, कंजर्व तो नहीं रही। हाँ, बिफोर एंड आफ्टर अगर इलास्टिक है तो कंजर्व्ड है, लेकिन ड्यूरिंग तो किसी में भी नहीं है। 100% क्लियर? बोले सर ये तो बढ़िया सिंपल सा कैच है, लेकिन अब हम नहीं फंसेंगे। 100% समझ गए? तो ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए कि जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे बेटा, ड्यूरिंग अगर वर्ड लिखा है तो किसी टाइप ऑफ कोलिजन में कंजर्व नहीं रहेगी। बोले ठीक है सर, परफेक्टली डन, बैंग ऑन। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अब आगे देखो जरा, आगे मैं बता रहा हूं कि अब की बार अगला पॉइंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और ये कह रहा है बेटा रिमेन्स कंजर्व। देखो अब लैंग्वेज ट्रिक देखो, बिफोर एंड आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। बात सही है, क्योंकि इलास्टिक ऐसा है कि जिसमें पहले कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, बाद में भी नहीं था, पूरा डिफॉर्मेशन रिगेन कर लेता है। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो पहले पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है लेकिन वापस काइनेटिक में हो जाती है। मतलब ये कि बेटा इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहती है? कंजर्व। बोले सर 100% डन, हम नहीं फंसेंगे इसमें। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन अगर बोल दे इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ऑफ कोर्स डिफॉर्मेशन बच रहा है तो एनर्जी कंजर्व होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बोले ठीक है सर डन, ऑल 3 पॉइंट्स आर क्लियर। चौथा पॉइंट ये मैं लिखवा भी चुका हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन स्पीड ऑफ बोथ बॉडीज इज इक्वल। यानी कि जब दोनों बॉडी की बेटा स्पीड इक्वल हो जाएगी तभी डिफॉर्मेशन क्या होगा? मैक्सिमम। तभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। ये याद रखना है आपको। इसके साथ साथ मैंने ये भी लिख दिया, इसका मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई परफेक्टली इनइलास्टिक में दोनों क्या करते हैं? साथ साथ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछेगा आपसे बोल देगा कि भाई बताओ किस टाइप ऑफ कोलिजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप सोचते रह जाओगे। आपको याद रखना है परफेक्टली इनइलास्टिक में होता है, या फिर आपको एक न्यूमेरिकल दे देगा कि भाई कोलिजन ऐसे हो रहा है ना, कोलिजन ऐसे हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, तो इसका मतलब कोलिजन का नेचर क्या हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है बेटा, यही आपके हथियार हैं जो काम आएंगे जंग में। समझ लो, जंग समझते ना? हाँ। तो बेटा देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, जॉट डाउन करना है, और बेटा कोई गलती मत करना है इनमें। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। राइट, चलो अब अगली साइड पे बढ़ते बेटा के। ओके,
देखो बेटा, अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन, है ना। ऐसे समझो बेटा, ये जो कोलिजन्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूरे के पूरे दो ही चीजों पे बेस्ड होते हैं। बोले एक तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। एक तो यानी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। और जो दूसरी कहानी बनती है बेटा, वो बनती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो दिस इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट टर्म फॉर अस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। 90% बच्चा कोलिजन इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि वो इस टर्म को हल्के में ले लेता है, और इसी कारण से वो फिर बार बार परेशान होता रहता है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है। ये समझ आ गया, मोमेंटम कंजर्वेशन पता है अपने को, दोनों को क्लब कर देंगे तो हर क्वेश्चन उसी से बने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा जहां तक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें, आप ऐसे समझो कि इसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि भाई इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी कि जिस वेलोसिटी से वो सेपरेट करेंगे डिवाइडेड बाय जिस वेलोसिटी से वो अप्रोच करेंगे। ये है एक्चुअल डेफिनेशन इसकी, है ना। एक्चुअल अगर मैं बात करूं जो फॉर्मूला निकल के आता है। आप बोले कि सर एक एग्जांपल से बताओ, मैंने कहा वही एग्जांपल उठा लेते बेटा जो हमने लिया था। भाई u1 u2 से आ रहा था और u1 क्या था, ज्यादा था किससे, u2 से। जब जा रहा था तो बेटा देखो v1 v2 से जाएगा, और हमें यह भी पता है कि अब की बार v2 क्या होगा, v1 से ज्यादा होगा। तो आप खुद सोचो, अगर मैं इसके लिए e लिखना चाहूं, ध्यान से सुनना, e लिखना चाहूं तो देखो मैं यहां पे जब e का वैल्यू लिखूं, यहां लिखता हूं e, ध्यान से सुनना। सेपरेशन v2 v1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा वाला माइनस कम वाला, तो कितने से नेट सेपरेट करेंगे, v2 माइनस v1 से, v2 माइनस v1। करेक्ट। आप चाहो तो v1 को रोको, इसकी वेलोसिटी इससे लो, ऑपोजिट करके दे दो, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जो कि कितनी आएगी, v2 माइनस v1। और बेटा इसी तरह से जब अप्रोच की बात करेंगे तो u1 u2 से ज्यादा है, करेक्ट। तो अब की बात जो नेट स्पीड जिससे अप्रोच करेंगे वो बनेगा बेटा u1 माइनस u2। समझे बात को बेटा, वही हमने यहां पे लिखा भी है। क्लियर। अच्छा अब देखो इसमें कंफ्यूजन कहां आता है, मैं समझाता हूं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है तो इजी पार्ट, देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हमने सीधे लिख दिया v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन आता है दो जगह, ध्यान से सुनो। पहला जो ये होता है ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये होता है बेटा अलोंग लाइन ऑफ एक्शन, LOA। अब आप बोलोगे सर ये लाइन ऑफ एक्शन क्या भला है, मैं समझाता हूं। देखो लाइन ऑफ एक्शन का मतलब वो लाइन है ना जिसके अलोंग फोर्सेस लगती हैं, जिसके अलोंग जब बॉडीज टकराती हैं तो फोर्स लगी ना, ये फोर्स जिस लाइन के अलोंग लगेगी उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। अब सवाल उठता है कि निकालें कैसे, मैं समझाता हूं कैसे निकालना है। ऐसे समझो बेटा कि लाइन ऑफ एक्शन निकालने के लिए जब बॉडीज कोलाइड कर रही होती है ना, तो कुछ ना कुछ कॉमन सरफेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोले सर 100% मिलेगा। तो ये बॉडी इससे टकराई, ये कॉमन सरफेस मिल गया, ठीक, दोनों बॉडीज का कॉमन सरफेस। अब क्या किया करो बेटा, अब क्या किया करो, इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो, ठीक है। कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बनाई है ना बेटा आपने, इसी लाइन को कहा जाता है LOA, लाइन ऑफ एक्शन। समझ गए। आप खुद सोचो, मैंने ये बताया भी था ना कि इस पे फोर्स इधर लगती है कैपिटल F, इस पे फोर्स इधर लगती है कैपिटल F। तो फोर्स जिस भी लाइन पे लगती है बेटा उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या मेरी बात समझ आती है, बोले यस सर 100% समझ आती है, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन कैसे निकालेंगे, जब टकराती हैं कॉमन सरफेस लो, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो, उसी को लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, उसी पे फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। तो ये जो लिखते हैं ना बेटा, ये हमेशा लॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन होता है। जब 1D कोलिजन होता है तो दिक्कत नहीं होती, जैसे ही 2D होता है फिर हाथ पैर फूलने लगते हैं, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट ध्यान नहीं देते, पहली गलती है। दूसरी गलती जहां पे बच्चे का कंफ्यूजन होता है वो होता है साइन के अंदर, कि सर कब क्या साइन लगे। अभी तो सिंपल था, दोनों एक तरफ थे, कभी कभी ऑपोजिट भी तो चलते हैं बॉडीज, तब क्या करोगे। तो मैं क्या कहता हूं कि आप हटाओ सारी चीजों को, एक सिंपल चीज बताता हूं, उसको याद रखना, उससे आपका साइन का झंझट हट जाएगा हमेशा के लिए। वो पॉइंट ये है बेटा कि आप बस ऐसे समझो कि बॉडीज चाहे सेपरेशन हो चाहे अप्रोच हो, या तो एक दूसरे की तरफ आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी। बोले हाँ सर। तो देखो जब टूवर्ड्स आती है ना, टूवर्ड्स, तो बिना देखे पॉजिटिव लगा दो, ऊपर भी और नीचे भी। मतलब अगर कोई दो बॉडीज अप्रोच कर रही हो, एक दूसरे की तरफ आ रही हो, या फिर सेपरेशन में भी क्या कर रही हो, एक दूसरे की तरफ से दूर जा रही हो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक दूसरे के टूवर्ड्स। यह एक काम करता हूं, उसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, इसमें भी तुम कंफ्यूज रहोगे नहीं तो।
और सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर वेलोसिटीज का जो डायरेक्शन है, है ना, अगर वो सेम है, मैं अगले पॉइंट पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगली स्क्रीन पे, खाली स्क्रीन पे देखो, अगर सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है, यानी v वेक्टर दोनों बॉडी की बात करो, जैसे u1 u2, तो अगर दोनों का सेम डायरेक्शन है, v1 v2 उन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो अगर सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तब तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव के साथ साथ आपको याद रखना है बेटा कि जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट, यानी कि v हायर माइनस v लोअर, करेक्ट। और इसी की जगह अगर मुझे बोल दिया जाता कि नहीं ऑपोजिट है, ऑपोजिट, ठीक है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सुनते जाना काम की चीजें, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव है तो हायर माइनस लोअर या लोअर माइनस हायर का तो फर्क नहीं पड़ता, एडिशन है, जिसको जिसमें ऐड कर दो। मतलब ये हुआ, इसको अभी समझना है बेटा ढंग से, लेकिन ये आपकी लाइफ बहुत आसान कर देगा। मेरा कहने का मतलब कि अगर मेरे पास बॉडीज ऐसी हैं, है ना, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास बॉडीज ऐसी हैं कि देखो सेम डायरेक्शन, मतलब ऐसे आ रही है, ठीक है, और टकराने के बाद ऐसे जा रही है, ठीक है, तब तो सीधे सीधे क्या आएगा, एक तो माइनस साइन और हायर माइनस लोअर। बट अगर इसी की जगह मान लो बॉडीज ऐसे आ रही होती, ठीक है, और टकराने के बाद बेटा ऐसे जा रही होती, तो चाहे सेपरेशन हो या अप्रोच, देखो दोनों में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना बेटा, यहां सेपरेशन में भी ऑपोजिट, अप्रोच में भी ऑपोजिट, तो इस केस में बेटा ऐड करना पड़ता है। यानी कि अगर इसको आप u1 और u2 लिखते, इसको अगर आप v1 और v2 लिखते, तो यहां पे अगर मुझे e लिखना पड़ता तो मैं लिखता बेटा v1 प्लस v2 अपॉन u1 माइनस u2, समझ गए, सॉरी u1 प्लस u2, कंफ्यूजन का काम ही नहीं है। तो ये डायरेक्शन का अब तो ना सिंपल फंडा रखना कि भाई या तो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में या तो ऑपोजिट में एडिशन, पॉइंट ही खत्म। सेम डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव और हायर माइनस लोअर कर दो, तो ये प्लस माइनस का झंझट आपका हट जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब यहां से आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझ आ गया होगा कि अलोंग लाइन ऑफ एक्शन सेपरेशन अपॉन अप्रोच का वेलोसिटी, जब भी सेम डायरेक्शन में है तो माइनस, हायर माइनस लोअर, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है एडिशन, बात खत्म। अब मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल देता हूं, है ना, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। एक बार इसको ग्रिप में ले लो बेटा, फिर इस चैप्टर में ना ज्यादा टफ नहीं रहेगा कुछ भी, करेक्ट, तो थोड़ा सा इसको ग्रिप में ले लो, राइट, लेट्स स्टार्ट। ये कॉपी कर लिया ना बेटा, इसे प्लीज वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो ना, मैं आगे चलता हूं। देखो ये अपने पास कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, और आप करना है, मैं आपको बस एग्जांपल की लैंग्वेज समझाऊंगा, आप बताओगे इसका आंसर, ठीक है। वीडियो पॉज करना और साथ के साथ ही सॉल्व करना, 1-1 मिनट के भी नहीं है बेटा, मेरे को लग रहा है। देखो ये अपने पास कोई एक सरफेस है, मानो दीवार, मान लो दीवार, ठीक है, दीवार है, यहां से बॉडी आती है बेटा, यू से टकराती है, और टकराने के बाद वापस उतनी ही स्पीड से आ जाती है। ऐसे समझो कि एक रबर की बॉल है, उसको दीवार पे दे मारा तो टकरा के वापस उतनी स्पीड पे आ गई। अब पूछा गया कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। ध्यान से सुनो बेटा, ये जो वॉल है ये तो फिक्स्ड है, इसकी तो कोई स्पीड नहीं है, बोले हाँ सर। जब टकरा रही होगी तो बेटा टकराने पे ये कॉमन सरफेस आएगा, क्योंकि देखो ये हो गई बॉल और ये हो गई वॉल, तो ये कॉमन सरफेस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एक लाइन बना दूं, ठीक है बेटा, तो क्या ये अपनी लाइन ऑफ एक्शन बन जाएगी। तो यानी हमेशा सबसे पहले क्या करना है बेटा, LOA बनाना है, लाइन ऑफ एक्शन। अब आप ध्यान से सुनना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है बेटा V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच। बोले यस सर। ये जब सेपरेट हो रही है, स्पीड खाली देखो इधर जा रही है और वॉल रुकी हुई है, करेक्ट, तो वॉल रुकी हुई तो कितने से सेपरेट हो रही है, बोले सर V से सेपरेट हो रही है। मैंने कहा लिख देता हूं, करेक्ट। और जब अप्रोच जा रही थी तो वॉल रुकी थी, U से जा रही थी, तो भी क्या हो जाएगा, V या U जो भी है, U बोल देते हैं, दोनों ही U है, कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 1। समझ गए बात को। तो बेटा जब भी आपके पास ऐसा कोलिजन है कि बॉल टकरा के वापस उतनी स्पीड से आ जाती है, तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आता है, 1। और बेटा ये इफेक्टिवली बोला जाता है इलास्टिक कोलिजन, समझ गए। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब बॉल को जितनी स्पीड से मारोगे वापस उतनी स्पीड से आएगी, और इसके अंदर E का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये याद करना है अपने को। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E कितना आ गया, 1। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। बोले ठीक है सर। आप बोलोगे सर आपने हमको तो टाइम दिया नहीं करने का, मैंने कहा अब दूंगा, ध्यान से सुनो। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया और अब की बार इन इलास्टिक कोलिजन बनाया, करेक्ट। मैं ये सर वैल्यू चाहूं तो आपको डायरेक्ट भी रटवा सकता हूं, पर मैं चाह रहा हूं कि आपका दिमाग थोड़ा सा लगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में, इसलिए बता रहा हूं।
तो आप सोचो इन इलास्टिक कोलिजन में U1 और U2 ऐसा था, कोलिजन हुआ U1 U2 से क्या ज्यादा है, हमें पता है ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन अपने को ऑलरेडी पता है कि लाइन ऑफ एक्शन अपनी ये है। अब आपको बताना है कि जब ये टकराती हैं तो सिंस कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। सिंस कोलिजन कैसा है बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक वाला है। सर परफेक्टली इलास्टिक का मतलब तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, साथ साथ चलेंगे। मैंने कहा यस, देखो ना साथ साथ कितने से चल रहे हैं, V से, तो V से साथ साथ चल रहे हैं और कितने से टकराए थे बेटा, U1 और U2 से। अब खुद से E का वैल्यू निकाल के लिखो जरा कितना आएगा, ठीक है। हार्डली मेरे को लग रहा है कि 30 सेकंड में नहीं लगेगा, ठीक है, बल्कि 10 सेकंड लगेगा मुझे लग रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 खत्म। देखो जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो कितने से सेपरेट हो रहे हैं, बोले सर सेपरेट हो ही नहीं रहे, साथ साथ चल रहे, साथ साथ चल रहे, तो V सेपरेशन कितना हो गया, 0। और अप्रोच अपने को पता ही है U1 माइनस U2 क्योंकि सेम डायरेक्शन में, ज्यादा माइनस कम। अरे 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0। यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या होता है, 0। मैं चाहता तो आपको वैल्यू डायरेक्ट याद करा देता बेटा कि कर लेना याद, इलास्टिक का मतलब 1, इनइलास्टिक का मतलब 0, बट क्या थोड़ा सा दिमाग को मतलब समझ तो आना चाहिए ना आ कैसे रहे, क्योंकि कोलिजन थोड़ा सा है ट्रिकी टॉपिक, नहीं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो फिर ग्रिप में नहीं आएगा, फिर बोलते रहोगे सर कोलिजन नहीं आता, वर्क एनर्जी में बाकी सब आता है, ठीक है। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, ठीक, उसको अब आप ट्राई करना है और उसको अच्छे से करना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, 2D का है, अच्छा क्वेश्चन है और E का वैल्यू निकालना है आपको। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझाने के बाद आप वीडियो पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करोगे बेटा, फिर मैच करना है ना। अगर ये सही हो गया मतलब आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बैंग ऑन समझ आ गया, बोले ठीक है सर। ये अपने पास एक बॉडी थी, ठीक है, और ये बॉडी बेटा U स्पीड से क्या करती है, इधर जाती है, एक वेज पे टकराती है। वेज अपना फिक्स है, अभी रुका हुआ है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स नहीं है मतलब रुका हुआ है, अभी रुका हुआ है। ये टकराएगी कितने एंगल पे, बोले सर थीटा एंगल पे टकराएगी। टकराने के बाद देखो ये टकराने वाली सिचुएशन है, कितने एंगल पे थी, थीटा एंगल पे। टकराने के बाद बेटा वापस थीटा पे आ जाएगी, सेम एंगल पे, सेम स्पीड से U से। और अब की बार जैसे इसको टकराएगी, भाई ये बॉल जब आके टकराएगी तो वेज को इधर धक्का देगी, तो वेज इस तरफ कितने से जा रहा है बेटा, V से, वेज इस तरफ जा रहा है V से, ठीक है। अपने को बताना है बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू, ठीक है। तो आराम से टेक योर टाइम, 1-2 मिनट का समय लो, है ना, वीडियो पॉज करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको खुद से सॉल्व करो, और खुद से सॉल्व करने के बाद बेटा, है ना, फिर मैच करो आंसर कि देखो मेरे से मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है मतलब आपका सही है, वेल एंड गुड, अप्रिशिएट योरसेल्फ। नहीं कर रहा तो फिर देखो कि गलती कहाँ है, लाइन ऑफ एक्शन में फंस रहे थे, किसी और चीज में फंस रहे थे, दैट यू हैव टू फाइंड, ठीक है। शुरू करें बेटा, आप वीडियो पॉज करके कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। सबसे पहला काम हमेशा लाइन ऑफ एक्शन। अब आप बोलोगे सर ये लाइन ऑफ एक्शन आप ऐसे कैसे बना रहे हो, मैंने कहा मैं समझाता हूँ, देखो कैसे बना रहा हूँ, समझाता हूँ। जब ये टकरा रहा है बेटा, जब ये टकरा रहा है तो ये ऐसा है ना, क्या ये कॉमन सरफेस नहीं बना, बोले हाँ सर, यानी ये कॉमन सरफेस बन गया तो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन ही तो क्या होती है, LOA होती है सर, बताओ कोई दिक्कत, बोले नहीं सर। अब जो कुछ भी लिखना है वो लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग लिखना है, बोले हाँ सर। ये U के दो कॉम्पोनेंट, एक थीटा की तरफ एक थीटा से हुए, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये जो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ये आएगा U cos थीटा, कोई दिक्कत क्योंकि ये एंगल भी थीटा था, तो जब थीटा के पास जाएंगे बेटा तो आ जाएगा U cos थीटा, बोले कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ये U cos थीटा ही तो लाइन ऑफ एक्शन वाला आ गया, बोले हाँ सर 100% आ गया, तो मैंने कहा ठीक। टकराने के बाद ये इधर गया U से, तो इसका एक कंपोनेंट आया इधर, एक नीचे, मुझे नीचे से मतलब ही नहीं है, मुझे तो लाइन ऑफ एक्शन से मतलब था, इसको मैंने लिख दिया U cos थीटा, बोले ठीक। और ये V पहले से अपने को पता था। अब देखो कितना आसानी से लिख सकते हैं, और ये बढ़िया सवाल है, मैं बता रहा हूँ, मतलब ये इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, मेडिकल के लिए तो है ही अच्छा। E का फॉर्मूला लिखना था, सेपरेशन, ऑपोजिट जा रहे हैं, बोले 100% जा रहे हैं, एक उधर और एक इधर। ऑपोजिट के बाद आते ही सीधे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्या बजनी चाहिए, बोले सर पॉजिटिव आएगा साइन, पॉजिटिव। मैं बहुत बढ़िया किया बेटा, बहुत ही सही बताया। तो V प्लस U cos थीटा, बताओ कोई दिक्कत तो, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। अप्रोच, ये तो रुका हुआ था, खाली ये पास जा रहा था, ऑब्वियसली कितना आएगा U cos थीटा, क्योंकि सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन वाला लिखना था। आ गया आंसर, बताओ कौन सी रॉकेट साइंस है, हलवा है हलवा।
लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हलवा आपको मुंह से नहीं दिमाग से खाना है, ठीक है। दिमाग के दरवाजे खोल के और तरीके से चीज़ों को अपने भेजे में घुसानी है, तब जाकर के समझ आएगा। तब फील लेके पढ़ोगे ना थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ, तब जाके मजा आएगा, तब समझ भी आने लगेगा कि यार अच्छा ये ऐसे भी चलते काम, क्योंकि वो टफ थोड़ी है, छोटी छोटी सी ट्रिक्स है, छोटी छोटी ट्रिक्स। वरना बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव कैसे निकाले, फिर उनको पूरा रिलेटिव मोशन काइनेमेटिक्स फलाना ढिमका सब लाना पड़ता है। ऑपोजिट मतलब ऐड, सेम डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब हायर माइनस लो। बोले सर अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं अटकेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। तो विद दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ओवर, है ना। अब हम बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, बस खत्म ही कर रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, बट एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं। कहां गया ये रहा। ये मैं इसलिए ले रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। 10 सेकंड लगाऊं खाली। ये ग्राउंड है, रुका हुआ है, ठीक। ये कितना स्पीड से आया, बोले सर u स्पीड से नीचे की तरफ आया, और ऊपर कितने स्पीड से गया, v स्पीड से ऊपर की तरफ आया, ठीक है। आपको v बताना था या e बताना था, ठीक है। तो देखो e कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। ये तो रुका हुआ है, तो कितने से सेपरेट हो रहा है, बोले सर v से। अप्रोच कितने से कर रहा था, u से। तो ऑटोमेटिकली बेटा यहां से v बराबर कितना आ गया, e टाइम्स ऑफ u। समझ गए बेटा। ये ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई बॉल आती है यू से और ई अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टकरा के वापस जाती है दीवार से, ग्राउंड से, तो ऑटोमेटिकली बेटा स्पीड कितनी हो जाती है, ई टाइम्स ऑफ यू हो जाती है, ई टाइम्स। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो ई अभी देखा है कितना होता है, 1। अगर 1 होता है तो मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सेम स्पीड से वापस चल जाएगी। बोले डन सर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। अब ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दिस इज ऑलमोस्ट द एंडिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ कोलिजन। इसके बाद कुछ नहीं है कोलिजन में, बस क्वेश्चंस है। देख के बताऊं, देखो इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब पूरा कोलिजन का थ्योरी बस यहीं तक ही है, ठीक है। तो थोड़ा ये लास्ट स्लाइड में अपना और एनर्जी वापस से ले आओ, कहीं से पानी वानी पी लो, थोड़ी अच्छे से सांस ले लो, ठीक है। और चांद लगा के सुनना बेटा उसको, ढंग से काम कर, ठीक है। स्टार्ट करें। हेलो, यस, ओके। देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ना। वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी होगी बेटा। देखो जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं आपके पास v1 और v2 दो वेरिएबल होते हैं, u1 u2 दे रखा है, m1 m2 दे रखा है, v1 v2 दो वेरिएबल है, तो यू नीड 2 इक्वेशंस। बोले हाँ सर, दो वेरिएबल का मतलब तो क्या होता है, 2 इक्वेशन लगानी पड़ती है अपने को। एक इक्वेशन अपने पास है मोमेंटम कंजर्वेशन, पढ़ा चुका हूं। बोले यस सर, हर कोलिजन में रहता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किस में रहता है, हर कोलिजन में। इसलिए इन दोनों को अगर मैं यूज कर लूं, इन दो इक्वेशन को यूज करके v1 v2 निकालना है, मतलब एक में से v1 निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो, आपको ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। समझ गए। तो फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से निकलता है, करेक्ट। तो आप यहां से बेटा ये समझना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और मोमेंटम कंजर्वेशन किसी टाइप ऑफ कोलिजन के मोहताज नहीं है, मतलब वो हर टाइप ऑफ कोलिजन के लिए यही दो इक्वेशन बनेंगे, इसलिए इसे हर जगह लगा सकते हैं, करेक्ट। कुछ बुक्स में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके फॉर्मूले से निकाल देते हैं, बट वो सिर्फ इलास्टिक के लिए वैलिड होता है, हमें तो हर तरह का चाहिए ना बेटा, इसलिए। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके जब दो बॉडीज कोलाइड करती है u1 u2 से, v1 v2 से सेपरेट होती है, तो ये दो सूत्र निकल के आते हैं, मतलब फॉर्मूला। एक बेटा किसका, v1 का, एक किसका, v2 का। मैं कभी भी नहीं कहता कि दोनों याद करो, मैं कहता हूं एक याद करो। कौन सा, एक v1 का याद कर लो। बोले सर क्या होता है फॉर्मूला, m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 तो है ही है, इंटू u1। देखो पहले v1 लिखा है तो पहले u1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब की बार 1 प्लस ई इंटू m2, करेक्ट। अब की बार 2, देखो पहले u1 से मल्टीप्लाई कर चुके, बाद में u2 आता है, तो देखो v1 निकालने के लिए पहले u1 फिर u2, करेक्ट। डिनोमिनेटर दोनों का ही m1 प्लस m2 और न्यूमरेटर में पहले आएगा m1 माइनस em2 और फिर आएगा 1 प्लस em2। क्या बात समझ आती है, बोले यस सर। तो कुल मिला के जो फॉर्मूला निकल के आया बेटा, वो निकल करके आ गया m1 माइनस em2। मुझे खुद को याद नहीं रहते, पर मेरा कहना है कि आप याद कर सकते हो, नहीं तो ये दो इक्वेशन हमेशा यूज कर सकते हो आप। मोमेंटम कंजर्व कर दो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख दो, इलास्टिक है तो ई को 1 डाल देना, इन इलास्टिक है तो ई को 0 डाल देना, उससे भी बन जाएगा, बट ये टाइम बचा देगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, 1 प्लस em2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2।
2 निकालने के लिए 1 और 2 को इंटरचेंज कर देना। मतलब यहाँ पे ये जो बेटा देखो 1 और 2 है ना, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, ये 2 और 1 कर दिया, ये वाला टर्म यहाँ चला गया, यहाँ पे u1 की जगह u2 कर दिया, नीचे सेम है, यहाँ पर 1 + e m2 था, 1 + e m1 कर दिया, यहाँ u2 था, यहाँ u1 कर दिया, नीचे सेम। मतलब इसीलिए एक फॉर्मूला बस याद करना है, फिर दूसरे में तो इंटरचेंज कर देना 1 और 2 को, आपको एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला मिले। बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा एक और फॉर्मूला याद रखना है ना, दिस इज अगेन रियली इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। होता क्या बेटा, जब कोलिजन होता है ना, तो कोलिजन होते वक्त क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। मतलब जब डिफॉर्मेशन आता है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉसेस आते हैं बेटा। हम उस काइनेटिक एनर्जी के लॉस की बात कर रहे हैं। वो कितना आएगा, वो आएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 + m2, 1 - e² u1 - u2 का स्क्वायर। यहां पे ये जो u1 है बेटा, इस पे एक्चुअल में इफेक्टिवली वेक्टर होता है, या ऐसे समझ लेना कि ये आपको विद साइन रखना है। क्या बात समझ आती है बेटा, विद साइन रखना है, ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। आप बोलोगे सर क्या ये हर टाइप ऑफ कोलिजन में एग्री करता है, काम करता है? मैंने कहा यस। आप देखो इलास्टिक की बात करते हैं, इलास्टिक में ई कितना होता है, दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बोले सर ये होता है 1। मैंने कहा वेरी गुड। जैसे यहाँ पे = 1 डालोगे, 1 - 1 कितना होता है, 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या हुआ, 0। मतलब इलास्टिक कोलिजन में कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अरे क्यों होना चाहिए भाई, इलास्टिक कोलिजन में तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही बाद में हो जाती है, तो देयर इज नो लॉस, इसलिए अपने आप 0 आता है। समझ गए बात को, तो ये हर जगह काम करेगा। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है और एक आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है बेटा, ये याद करना ही करना है। क्या बात समझ आती है? बोले यस सर समझ आती है। अगर समझ आती है तो यहां पर अपनी कोलिजन की थ्योरी खत्म होती है। अब हम जितने 5, 7, 10 सवाल टाइप के जो सवाल बनते हैं ना, एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेते हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करके अभी तक जितनी थ्योरी पढ़ाई बेटा उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, दोबारा पढ़ लो, और फिर क्वेश्चंस को जब हम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल इंटरैक्टिव क्लास की तरह, टेस्ट की तरह करना है। मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, पहले खुद ट्राई करोगे, फिर सोल्यूशन देखोगे। ऐसे करते जाएंगे, धीरे धीरे देखना आपके क्वेश्चन के आंसर खुद से निकलने लग जाएंगे। और मैंने लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाया क्वेश्चन का, एकदम से टफ क्वेश्चन नहीं लिए। ऑल्दो बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं लिए मैंने, थोड़े अच्छे ही सवाल लिए, ठीक है। एक्चुअली ना थोड़ा सा गले में कुछ चैलेंज चल रहा है, इसलिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा धीरे भी बोल रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो अब देखो बेटा, पहला सवाल है ना, मैं पहला सवाल प्लॉट कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अपने पास अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, ठीक, 2 किलो की बॉडी है, राइट, और बेटा मूविंग वेलोसिटी 3 मीटर/सेकंड कोलाइड्स हेड ऑन, ठीक है, यानी कि 3 मीटर/सेकंड से चल रही है, हेड ऑन विद अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 1 मीटर/सेकंड, ठीक है। तो 2 किलो की बॉडी 3 से आगे जा रही है, 1 किलो की बॉडी 1 से पीछे आ रही है। आफ्टर कोलिजन बेटा द बॉडी स्टिक टुगेदर, यानी कोलिजन के बाद क्या करती है, दोनों बॉडीज एक दूसरे से चिपक जाती है। चिपक जाएंगी तो बेटा टोटल कितना किलो का हो जाएगा, बोले सर टोटल 3 किलो का हो जाएगा, 2 + 1, ठीक है। और अब बोला गया है कि एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी, हमें नहीं पता कितनी, हम मान लेते हैं कितनी, v, ठीक है। आपको कॉमन वेलोसिटी पता करनी है। मुझे नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन किसी का भी गलत होगा, और मुझे नहीं लग रहा कि इसको करने के लिए आपको 10-20 सेकंड से ज्यादा चाहिए, करेक्ट। इसके अंदर तो आपको कुछ करना ही नहीं है और ना फॉर्मूला लगाना है। आपको जब इतना बेसिक क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन आ गया किसका, इन इलास्टिक कोलिजन का ना, जब भी क्वेश्चन किसका था, स्टिक टुगेदर। स्टिक टुगेदर मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक। बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन से हो जाता है। तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, सीधे ध्यान रखना है ना, मोमेंटम कंजर्व करो, यू विल गेट द आंसर, करेक्ट। मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके कर लो, या चलते में भी कर सकते हो, इतना आसान है। तो देखो P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल ऑफ सिस्टम, नॉट ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज। ये आएगा बेटा 2 × 3, आगे है इसलिए पॉजिटिव, 1 × 1 पीछे है इसलिए नेगेटिव, ठीक है, और इक्वल टू P फाइनल 3 × V, आगे मान लिया इसलिए पॉजिटिव,
अगर हमने गलत माना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, कोई लोड नहीं है उसका। अब देखो 3 2 जा कितना होता है, बोले सर 6 होता है। 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 3v। सो फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v एज 5/3, राइट। ठीक है, समझ आ गया बेटा? बोले हाँ सर समझ आ गया, आपकी अंग्रेजी नहीं समझ आई लेकिन ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जैसे ही मोमेंटम कंजर्व करोगे आपको v का वैल्यू आ जाएगा। ये बिल्कुल ही हल्का सवाल है, 2 घोड़े का एकदम। लेकिन बात ये है कि मैंने इसलिए बताया क्योंकि हर सवाल में फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है। फॉर्मूला में कहाँ है आंसर इसका, 5/3 का मतलब 1.6666, ये क्या है 1.67 होता है, ये भी मजे ले रहे हैं 1.67, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि बेटा जब भी आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है, बिना दिमाग लगाए मोमेंटम कंजर्वेशन, बात खत्म, मैं अगले सवाल पे चल रहा हूँ। ठीक है सर, जिसे कॉपी करना है वीडियो पॉज करके कर सकता है। अगला सवाल देखो, जैसे जैसे सवाल बढ़ेगा वैसे वैसे उसका लेवल भी बढ़ेगा, तो थोड़ा दिमाग से और ढंग से और इत्मीनान से मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपके लिए कि बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है। एक बॉडी कितने मास की बेटा, 1 किलो की है, मेक्स इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली मतलब इलास्टिक ही होता है, परफेक्टली वर्ड कभी यूज नहीं करेगा इलास्टिक में, विद अनदर बॉडी एट रेस्ट। यानी एक बात तो हमें समझ आ गई कि 1 किलो की एक बॉडी है और ये क्या कर रही है, कुछ मूव कर रही है, और जो दूसरी बॉडी है वो हमें नहीं पता, अनदर बॉडी m लिख देते हैं, ठीक है, और ये रेस्ट पर है, इसकी कोई स्पीड नहीं है, इससे हेड ऑन इलास्टिकली कोलाइड करता है, ठीक। बोले हाँ सर। अब बोल रहा है कि कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद वेलोसिटी इक्वल टू 1/5 ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी। मतलब ये जब कोलाइड करता है तो कोलाइड करने के बाद ये अभी भी चलता रहता है, लेकिन अब की बार 1/5 ऑफ द इनिशियल, यानी ये जितनी भी स्पीड से गया होगा उसका 1/5 से आगे चलता रहता है, राइट, इक्वल टू 1/5 ऑफ द ओरिजिनल। फाइंड मास ऑफ द सेकंड बॉडी। अच्छा, जो सेकंड बॉडी है उसके बारे में हमें अभी भी कुछ नहीं पता, उसकी स्पीड क्या मानेंगे, v', ठीक, और इलास्टिक कोलिजन है। अब देखो मेथड 1 क्या है। मेथड 1 तो ये है बेटा कि मैं सूत्र का इस्तेमाल करूं, मतलब मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं। फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, फॉर्मूला कहता है कि भाई v किसका चाहिए, 1 का, v1 जो कि कितना है, v/5 के बराबर है, इक्वल टू, ठीक है। ये v/5 है, इसका जो फॉर्मूला था, मुझे खुद को ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं है पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले तो एक तो आएगा u1 आएगा, तो एक तो आएगा इसमें m1 माइनस em2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस ही होता है शायद, इंटू यहाँ पर 1 आता था ना बेटा, यहाँ u1 आएगा, ये u1 है, ठीक है। 1 प्लस ही इंटू कितना था यहाँ पे था m2, ठीक है, इंटू कितना u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मतलब ये फॉर्मूला था मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेते, कहाँ गया पीछे, हाँ देखो v1 के लिए m1 माइनस em2 u1 m1 प्लस m2 1 प्लस em2 u2 पर m1 प्लस m2, सही लिखा है एकदम, ठीक है बेटा। तो इस फॉर्मूले में बेटा कुछ करना ही नहीं है इफेक्टिवली, आपको बस ये वाला v है ना जो था बेटा, ये v क्या था, इसका इनिशियल वेलोसिटी था, मतलब इफेक्टिवली ये u1 ही था। तो आप जो ये u1 था ना, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ v/5 की जगह, देखो ध्यान से सुनना, या इसको v/5 भी लिखता हूँ, जहां पर u1 दिखा बेटा यहां पर क्या डाल दूंगा, v डाल दूंगा, ठीक है। तो जहां पे u1 दिखा वहां पे क्या डाल देंगे, v डाल देंगे। u2 अपने पास कितना है, 0, तो देखो ये वाला तो u2 कितना था, 0, क्योंकि रेस्ट पे था, और u1 जो था वो कितना था बेटा, v1, मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ये v था, ठीक है। अब बेटा यहां से क्या करोगे, अपने आप v और v कट जाएगा, करेक्ट। m1 के बारे में आप क्या डाल दोगे, 1 kg, e का वैल्यू कितना डाल दोगे, 1, क्योंकि इलास्टिक है, आपको m2 आ जाएगा, समझ गए। ये तो हो गया बेटा मेथड 1। मेथड 2 की अगर बात करोगे बेटा, तो मेथड 2 देखो क्या होता है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है, कभी एग्जाम में आया ही नहीं, तो कैसे करेंगे। तो बेटा जब फॉर्मूला याद नहीं है तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी आप लिखोगे 1 इंटू वी प्लस 0, क्योंकि रेस्ट पे है, शुड बी इक्वल टू 1 इंटू v/5, समझ गए, प्लस m इंटू v'। एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी e इक्वल टू कितना होता है, 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बेटा क्या v' माइनस v/5, बोले यस सर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो माइनस, और ये तो रेस्ट पे था तो डिवाइडेड बाय कितना, v। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, करेक्ट। बट इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आते हैं,
ठीक है। अब ये टोटली आपका कॉल है। जैसे मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मुझसे ये याद नहीं होता, मैं को याद कर भी लूंगा तो एग्जाम में कंफ्यूज होकर गलत कर दूंगा, इसलिए मैं जनरली ये यूज नहीं करता। मैं इक्वेशन लिखता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन की और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। बात समझ आई मेरी? बोले यस सर, अब हम देख लेंगे अपने हिसाब से। मैंने कहा वेरी गुड, ये पार्ट खत्म। ये देखो एक अपन ने कोलिजन क्वेश्चन किसका ले लिया, परफेक्टली इलास्टिक, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन। इलास्टिक में फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन चाहे तो मोमेंटम कंजर्वेशन और ई से भी कर सकते हैं, करेक्ट, कोई दिक्कत। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन बनाना चाहे तो यहाँ पे इलास्टिक की जगह ई को 0.5 देता तो भी बेटा यही करना पड़ता, बस ई की जगह 1 की जगह 0.5 यूज होता। बोले ठीक है सर, इसको जिसे कॉपी करना बेटा कर लो, मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आज के जो क्वेश्चंस है ना वो कम बच्चों के सही होंगे, दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील, बट अगर सही हो रहे हैं तो मतलब आपका बहुत अच्छा ये चैप्टर जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल बेटा ये थोड़ा सा और अच्छा है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, कितने मास का है बेटा, स्मॉल एम का है। एक पार्टिकल है स्मॉल एम का और वो कुछ वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा है इलास्टिकली। देखो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ना अंडरलाइन कर लिया करो, इलास्टिकली, हेड ऑन विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास 4m, यानी हमारे पास एक m मास है और बेटा ये जा रहा है कुछ u1 स्पीड से, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली विद द पार्टिकल 4m एट रेस्ट, यानी कि ये रुका हुआ है, इससे टकराता है। टकराने के बाद ऑब्वियस ही बात है कि बेटा क्या होगा कि ये जो m है इसके पास कुछ स्पीड आएगी v1 और जो 4m है इसके पास कुछ स्पीड आएगी v2। ठीक है, और आपको बोल रहा है परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनना, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर ट्रांसफर्ड चाहिए तो इसका मतलब है कि बेटा जितना ट्रांसफर कर दिया, कितना ट्रांसफर कर दिया, देखो इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, समझ गए बात को। तो जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई है वो हुई है इसके पास जो आई है, समझ गए बात को, यानी कि हाफ इंटू 4m इंटू v2 का स्क्वायर, ये इफेक्टिवली पूरी की पूरी ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी, जो भी इसको मिली है वो इसी से तो मिली है, ट्रांसफर्ड, डिवाइडेड बाय जितनी थी कितनी थी, हाफ m u1 स्क्वायर, समझ गए बेटा। तो अब अपन चाहें तो v2 का फॉर्मूला लगा के निकाल लो, चाहो तो मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वहां से आप निकाल लो, ठीक है। और वहां से जब सॉल्व करके जैसे ही बेटा v2 की वैल्यू डाल दोगे u1 की टर्म में, आपको यहां से क्या आ जाएगा, u1 की जगह तो u1 आ गई, यहाँ v2 जो आएगा ना वो भी u1 की टर्म में आएगा, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। m देखो वहां से वैसे ही कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इफेक्टिवली बेटा यहां से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इंटू 100 भी कर देना, यू विल गेट द आंसर, राइट। तो बेटा जब भी ऐसे बोले ना परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड का मतलब है जितनी दूसरे को दे दी, पहले रेस्ट पे था तो 0 था, अब जितनी मिल गई उसको, तो दैट डिवाइडेड बाय जितनी थी इनटू 100। कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चंस को, है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव में भी, तो उसमें कब जैसे एक आपको शायद पता भी, एक न्यूट्रॉन आया था और एक न्यूक्लियस से कुछ टकरा रहा था, या अल्फा पार्टिकल कुछ टकरा रहा था, फिर बोला था कितना रिटेन कर गया। तो कभी कभी ये भी पूछता कि कितना काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड, उसका परसेंटेज, तो बेटा रिटेन्ड मतलब जितना बच गया, तो वहां में लिखता हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर, जो बच गया इसके पास बच गया, डिवाइडेड बाय जितना था। तो रिटेन्ड वर्ड यूज करता है तो जितना बच गया डिवाइडेड बाय जितना था, ट्रांसफर्ड बोलता है तो जितना दे दिया डिवाइडेड बाय जितना था इनटू 100। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, इस तरह के कई क्वेश्चंस पूछे गए बेटा पास में, राइट। तो प्लीज ध्यान रखना इसका, जो भी आंसर आएगा वो आप आंसर निकालोगे। और देखो मैंने अभी तक एक भी चीज कमेंट बॉक्स में डालने के लिए नहीं बोली है, ये पहला चीज है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। विद दिस आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट बेटा। देखो, है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के कई क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है ना, मैं रीड कर देता हूं, आई नो क्लास थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, बट अब सिर्फ क्वेश्चन बाकी है, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। तो ये ही पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, थियरी समझ चुके हो, उसका एप्लीकेशन जरूर समझना है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है बेटा, एक ब्लॉक दे रखा है वुड का, कितना मास है, 9.8 kg, 9.8 kg, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, यानी अपने पास क्या होगी बेटा, कोई एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, कोई एक स्ट्रिंग है और वहां पे ना एक ब्लॉक टांग दिया हमने, ठीक है, ऐसे, राइट। और आपको ये बोला गया बेटा कि ये जो ब्लॉक है ये कितने मास का है बेटा, 9.8 kg का है। एक बुलेट है और उसका मास देखो बेटा कितना दे रखा है, बुलेट का मास दे रखा है 200 ग्राम्स, मतलब 0.2 kg।
तो यहाँ पे कोई एक छोटी सी बुलेट रही होगी, बुलेट, और बेटा बुलेट का मास कितना 0.2 kg, ठीक है। ये बुलेट कितनी वेलोसिटी से जाती है, हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू इट, यानी कि इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी u, ये इसमें जाएगी और अंदर जाके एम्बेड हो जाएगी, उसके अंदर ही रह जाएगी, घुस जाएगी उसमें। बोले ठीक है। टू व्हाट हाइट विल द ब्लॉक राइज, ठीक है, कोई दिक्कत। आपको ये बताना है कि अगर ऐसा है तो ये बताओ कि ये कितनी हाइट तक जाकर के रुक जाएगा। कोई डाउट बेटा इसके अंदर? बोले नहीं। तो मैं एक बार और बता देता हूँ क्वेश्चन अभी तक क्या है। क्वेश्चन का डेटा में जो भी मिसिंग होगा वो भी आपको दे दूंगा, राइट। तो कुल मिला के ऐसे समझो कि अपने पास ऐसा कुछ कहानी है, ठीक है, कि अपने पास ये दे रखा है कि हमारे पास कोई एक ब्लॉक था, बुलेट था, राइट। ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो कुछ भी रही होगी ऐसा था, और इवेंचुअली जब देखेंगे तो बेटा ये कुछ हाइट पे जाएगा और जाकर के हाइट पे रुक जाएगा। तो हमें ये बताना था कि कितनी हाइट पे जाकर के रुक जाता है, कितनी हाइट पे जाकर रुक जाता है, ठीक है। 0.2 kg का ब्लॉक, u स्पीड, टकराएगा, टकराने के बाद बताना है कि कितनी हाइट पे जाकर के रुक जाएगा। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। और बेटा जहां तक स्पीड की बात करते हैं कि कितना स्पीड से आएगा, वो स्पीड का वैल्यू मैं आपको दे देता हूं, दैट u, क्योंकि देखो मुझे यहां नहीं दिखाई था गेट्स एम्बेडेड इनटू इट, वेलोसिटी ऑफ, तो मैं लिख देता हूं u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो हम लोग समझेंगे बेटा कि इसकी अप्रोच क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? एक बार चाहो तो अटेम्प्ट कर लो अपने लेवल पे। 2 मीटर पर सेकंड से बुलेट जाके इसमें एम्बेड कर जा रही है, कितनी हाइट पे जाएगा बताना है, ठीक है। स्टार्ट करें, वीडियो पॉज करके थोड़ा सोच लो बेटा, फिर स्टार्ट करना, ठीक है। चलो लेट्स सी। देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है। सबसे पहली जो गलती करते हैं बच्चे, वो यहां और यहां एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, टकराने से जस्ट पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। भाई अगर बुलेट और ब्लॉक को ले लोगे तो एक सिंगल सिस्टम लोगे, अभी तो कोई फोर्स नहीं लग रही है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रही एक्सटर्नल, तो बेटा मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना। यानी कि पहला जो स्टेप होना चाहिए बेटा, दैट इज पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम देखो कितना है, बुलेट का मास मल्टीप्लाइड बाय बुलेट की स्पीड। बुलेट की स्पीड हमने कितनी ले ली है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2 × 0.2 पॉजिटिव। इसका कितना है 0, क्योंकि ब्लॉक तो रेस्ट पे था, ठीक है। टकराने के बाद बेटा, टकराने के बाद जब ये बुलेट इसके अंदर एम्बेड हो गई, तब इसकी कुछ स्पीड हो चुकी होगी, कुछ v, तो हम उस स्पीड को कितना मान लेते हैं v, ठीक है। ये मैंने ब्लॉक की दोबारा से पोजीशन बता दी टकराने के बाद। तो इस केस में अब तो दोनों एम्बेड हो गए, एक बन गए, तो 9.8 और 0.2 मिलके कितना 10 kg, 10 kg इंटू कितना कर दो बेटा v, करेक्ट। तो 10 × v हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा यहां से v का वैल्यू कितना निकल के आ गया, ये अपने पास निकल गया 2 टू जब 0.4 बाय यानी 0.04 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा। तो एक तो यही क्वेश्चन पूछते कई बार कि जब वो एम्बेड कर जाती है तो फिर दोनों की नेट स्पीड कितनी हो जाती है। उसमें कुछ नहीं करना है, मोमेंटम कंजर्व करना है। आप ऐसे समझो ना कि ये है तो इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि चिपक गए दोनों। और परफेक्टली इलास्टिक के क्वेश्चन कराते वक्त मैंने क्या कहा था कि ऐसे केसेस के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन से काम बन जाता है। तो यानी कि ये स्पीड आ गई अपने पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अब इसके बाद क्या होगा, ये कुछ h हाइट तक जाएगा। तो अब आप सीधे सीधे लगा सकते हो कि भाई लॉस, या सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हो, जो मर्जी। मैं एनर्जी कंजर्वेशन लिख देता हूं 1 और 2, ठीक है। तो देखो इसको रेफरेंस मान लेते हैं। ये बेटा मैंने ना लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि कैसे एनर्जी कंजर्व करते हैं। हमेशा बॉटम पॉइंट को क्या ले लिया करो, रेफरेंस ले लिया करो। जैसे इसको रेफरेंस लिया मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, करेक्ट। तो हम लिखने जा रहे हैं बेटा u1 प्लस k1 इक्वल टू u2 प्लस k2। u1 कितना है 0। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो कितना लिखेंगे बेटा, हाफ इंटू 10 इंटू देखो v स्क्वायर यानी 0.04 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे देखो h हाइट पे आ चुका है, तो अपन क्या लिख देते हैं 10 इंटू g इंटू h। सही है बेटा। और बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे तो क्या होगा, रुक जाएगा। बेटा जैसे इसको सॉल्व करोगे यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपको यहां से बेटा h का वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ गए। तो जब भी ये ब्लॉक वाले होते हैं इस पार्ट को ध्यान मत देना बेटा, क्योंकि मैंने ना 2 मीटर से लेके कर दिया, तो इसको ध्यान मत देना।
तो कुल मिला के यहां से आप एक ऑप्शन निकाल लोगे, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन करना है बेटा, वहां से एक इक्वेशन मिलेगी, दूसरा तो एनर्जी कंजर्वेशन करना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से आपको h का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा, सिर्फ वेलोसिटी भी पूछ सकता है यानी पार्ट 1, और हाइट भी पूछ सकता है मतलब पार्ट 2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, इट्स अ गुड क्वेश्चन बेटा, इसको छोड़ना नहीं है ना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। आई नो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेक्चर, बट प्लीज छोड़ना नहीं है ना, क्लियर? बोले ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तुम भी सोच रहे होंगे यार क्या है यार, बस करो बस 2-3 सवाल और कराऊंगा। देखो कौन से 40 नंबर की स्लाइड आ गई 45 नंबर तक जाना, 5 क्वेश्चन और आसान है सर, बट बहुत काम का है बेटा। अब तुम जो कोलिजन इतना बड़ा चैप्टर है, मैं एक लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो टाइम तो लग गया थोड़ा सा। ठीक है सर, टेंशन मत लो, हम देखेंगे पूरा देखो अगला क्वेश्चन बेटा, अब जो 2 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ना, उसको मैं समराइज करके कुछ डायरेक्ट फॉर्मुलाज भी दे दूंगा आपको, तो ध्यान से सुनना है ना। देखो, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि अपने पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल कोई प्लेन है बेटा, ठीक है। देखो ये कोई प्लेन है और क्या करती है, कोई एक बॉल है जो कितनी हाइट से गिर रही है बेटा, 10 मीटर से, यानी कि एक बॉल, ठीक है, और ये कितने हाइट से गिर रहा है बेटा, 10 मीटर से। बोले ठीक है सर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, रेस्टिट्यूशन कितना है, 0.6, यानी ई का वैल्यू है 0.6, और आपको बोला गया है द हाइट टू विच इट रीबाउंड्स आफ्टर 3 कोलिजन्स। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन समझाता हूं फिर ट्राई करने को दूंगा। बॉल आएगी, टकराएगी, ठीक, 10 मीटर से गिर रही है, तो जब ये टकराएगी तो कुछ ना कुछ तो इसकी स्पीड होगी, वो आपको स्पीड पहले से पता है, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है √2gh, √2gh। बोलिए यस सर। ये टकराएगी, टकराने के बाद हमें पता है कि वापस ऊपर जाएगी। आज ही हमने देखा था कि जब बॉडी यू से टकराती है तो वापस कितने से जाती है, EU से जाती है। अब ये ऊपर जाएगी 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 जाएगी, फिर वापस कहीं पे रुकेगी, रुकने के बाद वापस आएगी। ये इफेक्टिवली यहीं पे सब कुछ हो रहा है, पर अब मैं दिखाऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं अलग अलग करके दिखा। तो जब ये वापस आएगी, है ना, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। तो जब ये वापस आएगी तो ये जब नीचे जाएगी तो ये EU से जाएगी, करेक्ट। फिर से टकराई, टकराने के बाद बेटा अब की बार जब जाएगी तो अब की बार E²U से जाएगी, समझ गए। फिर ये ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, करेक्ट। E क्या है, <1, तो स्पीड कम होती जा रही है तो हाइट कम होती जाएगी, फिर से ही जाएगी, करेक्ट। इसके बाद अगर देखेंगे बेटा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, फिर से क्या करेगी, ये कहीं रुकेगी और फिर वापस आने लगेगी। जब वापस आएगी तो कितने से आएगी, जितने से जाती है उतने से वापस आती है, पढ़ाएगा काइनेमेटिक्स में मोशन टू ग्रेविटी। लेकिन अब की बार जब ये वापस जाएगी बेटा टकरा के, तो अब की बार फिर कितने से जाएगी, E3U से, फिर जाएगी जाएगी, फिर आएगी, फिर टकराएगी, ऐसे चलता जाएगा प्रोसेस। यानी ये बार बार टकरा के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती जाएगी। देखो ध्यान सुनो, ये हो गया फर्स्ट बाउंस, बहुत ध्यान से सुना, ये हो गया फर्स्ट बाउंस, करेक्ट। ये फर्स्ट बाउंस हो गया, यहां तक गई, तो ये फर्स्ट बाउंस के बाद की हाइट आ गई। यानी अगर ये हाइट, इसको अपन h बोल देते हैं, ठीक है बेटा, तो फर्स्ट बाउंस के बाद जो हाइट आएगी उसे h1 बोल देते हैं, ठीक। इसके बाद बेटा जब वापस आएगी, ये हो गया सेकेंड बाउंस, करेक्ट। सेकेंड बाउंस के बाद जो बेटा हाइट आएगी उसे बोल देते हैं h2, कोई दिक्कत। इसके बाद गई टकराई, ये हो गया बेटा थर्ड बाउंस, ठीक है। और थर्ड बाउंस के बाद जो हाइट आएगी बेटा इसे कह देंगे h3। आपको h3 निकालना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। इसमें बहुत चीजें निकाल के आएंगी बेटा, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर कर दिया। अब आप वीडियो पॉज करो, 2-3 मिनट तक अपने लेवल पे इसको ट्राई करो बढ़िया से, जितना आपको लगता है, जितना आपको काइनेमेटिक्स आता है, जितना आपको कोलिजन आता है, उन सब के बेसिस पे। उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। मैं सोल्यूशन पे जाऊंगा, राइट। चलो देखो, मैं तो क्या कहता हूं कि भाई अपने को एक बात पता है कि जो भी मैक्सिमम हाइट आती है, यानी कि H मैक्स काइनेमेटिक्स में, उसका फॉर्मूला एक ही है, और वो क्या है, U²/2g। बोले हाँ सर, 100% करेक्ट। और थर्ड बाउंस में इसकी स्पीड हो चुकी है E3U, कोई दिक्कत। फर्स्ट बाउंस में U, फिर E²U, फिर E3U, यानी कि मुझे जो U²/2g है उसमें U की जगह मैं डालूंगा E3U का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 2g। बोले ठीक है सर, दिखाई दे रहा है बेटा, बोले यस सर। अब देखो जरा,
E3 की जगह कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, ये आप कर लेना बेटा 0.6 का क्यूब इंटू, ठीक है, इंटू u का क्यूब। u आपके पास देखो ऑलरेडी कितना है √2g एंड टच, ये दे रखा है बेटा, इसका क्यूब। या एक काम करना ना बेटा, ये कैलकुलेशन सब आप कर लोगे, राइट। देखो मैंने आपको पूरा तो बता ही दिया है कि हम सिर्फ एक फॉर्मूले से आंसर निकाल देंगे। कौन सा फॉर्मूला? सीधे सीधे फॉर्मूला बेटा u²/2g, ये Hmax का फॉर्मूला होता है। ये आपने मोशन द ग्रेविटी में पढ़ा होगा बेटा 100%, है ना। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? u²/2g इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे u की जगह बस अपने को क्या रखना है बेटा? u की जगह रखना है E3u। क्यों? क्योंकि अपने को थर्ड बाउंस के बाद बताना है, समझ गए बात को। अब e का वैल्यू आपके पास है, u का वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा √2gh, जितने से टकराता है, करेक्ट। और g का वैल्यू आपको दे रखा है बेटा कितना 9.8 ले लेना आप, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेना, आपको बेटा वहीं से क्या निकल के आ जाएगा? आंसर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्टली सॉल्व करना है तो जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कर लोगे बेटा इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल, ये तो यहीं पे खत्म हो गया। इसकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं आपको ना यहीं से रिलेटेड कुछ कुछ फॉर्मूलेज बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक बात तो समझ आ गई कि फर्स्ट बाउंस पे EU, सेकंड पे E²u, थर्ड पे E3u, यानी nth बाउंस पे कितनी होती? सर ENU होती। कितनी? ENU। गुड। अब ध्यान से सुनना बेटा, h का फॉर्मूला एक्चुअली में u²/2g होता है। तो ये अगर h है तो जो h1 पूछता, अगर पूछता, तो इसका ²/2g, इसका स्क्वायर मतलब E², यानी ये सीधे सीधे बेटा निकल के आ जाता है E²h। h2 पूछता तो बेटा ये सीधे सीधे निकल के आता E4h। h3 पूछता तो सीधे सीधे ये निकल के आता बेटा E6h। मैं इसे डायरेक्ट भी याद कर सकता हूं। अब मेरे को E का वैल्यू कितना पता है? 0.6, करेक्ट। और h का वैल्यू कितना पता है? 10 मीटर। तो मुझे इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी, समझे बात को बेटा। इन्हीं सबको मैं समराइज कर चुका हूं एक स्लाइड के अंदर। तो देखो ध्यान से सुनना, इसे जिसे कॉपी करना है मैं आपको स्पेस देता हूं, आप कॉपी कर सकते हो, ठीक। देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, सेम वही चीज ली है, बस इसको समराइज कर दिया सारे फॉर्मूलेस को, ठीक है। तो देखो हमने वही लिया कि एक बॉडी है, u स्पीड से नीचे आती है ना, दिखाई दे रहा है। देखो ये रहा बॉडी, ये एक बॉडी है, u स्पीड से नीचे आती है, h हाइट है, फिर टकरा करके वापस v से जाती है। तो ये पहली बार जब टकराती है तो इसे हम क्या कह देते हैं? u1 कह देते हैं, v1 कह देते हैं, फिर v2, फिर v3, ऐसे करके n बाउंस। ऐसे ही पहली हाइट को अपन क्या कह देते हैं? h1 कह देते हैं, ठीक है। फिर h2, फिर h3, इस तरीके से, करेक्ट। तो इसी में टाइम की बात भी कर सकता है ना। तो काफी सारी चीजें, देखो एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा स्पीड आफ्टर nth बाउंस, सीधे सीधे क्या कर देंगे? ENU, यानी कि फर्स्ट बाउंस की बात करोगे तो EU, सेकंड बाउंस की बात करोगे E2u, थर्ड बाउंस की बात करोगे E3u, nth बाउंस की बात करोगे ENU। बोले क्लियर? कॉपी में जाना चाहिए फॉर्मूला। दूसरा हाइट रेज आफ्टर nth बाउंस, अभी अभी लिखवाया था E²h, फिर E4h, फिर E6h। इफेक्टिवली वो e⁻²nh होता है, e⁻²nh। तो जब आप फर्स्ट बाउंस की बात करते हो तो यहाँ 1 डालना, तो E²h। सेकंड बाउंस की बात करते हो तो यहाँ n = 2 डालना, E4h। थर्ड बाउंस सीधे इसी फॉर्मूला पे लिख देते, n की जगह कितना? थर्ड, यानी कि e⁻6h। तो मुझे वो पूरी जो रामायण हमने गाई ना उसकी जरूरत नहीं थी, हम सीधे सीधे बोलते हैं अच्छा थर्ड बाउंस के बाद तो मतलब e⁻6 × h, इस फॉर्मूले में n = 3 डालना है बस। बोले ठीक। कभी कभी बेटा एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है और आपसे बोलता है कि भाई जब ये टकरा रहा है तो धीरे 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 डिस्टेंस कम होते जा रहा है ना, एक हाइट के बाद तो जाके रुक जाएगा, एक टाइम के बाद आपसे पूछेगा टोटल डिस्टेंस रुकने से पहले कितना ट्रेवल करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तरीका बता रहा हूं, हम क्या कर सकते हैं, भाई हमें पता है h प्लस E²h प्लस E⁴h करते 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 अप टू e⁻²nh बनेगा। ये एक जीपी बनेगी बेटा, जीपी। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो समझते हैं। और इस जीपी का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा? E² आएगा, समझ गए। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम ही तो करना है, और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है बेटा a/1 - r। a का वैल्यू कितना है? h, और बेटा r का वैल्यू कितना है? E²। अब देखो हर चीज, चलो मैं लिख देता हूं, तुम पूछ रहे हो तो, बट बेटा ये आपको आना चाहिए, है ना। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा आपको जो रिलेशन निकल करके आएगा बेटा वो ऐसा कुछ निकल करके आएगा, ठीक है। तो प्लीज आप इसे याद रखना कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, करेक्ट, वो इतना आएगा। अच्छा इसमें एक और कैच है, यहाँ पे सीधा ये नहीं करना है, h तो नीचे आने का है, उसके बाद बेटा इसको ना 2 से भी मल्टीप्लाई करना है,
इसको बोले क्यों? बोले सर कि पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ट्वाइस, करेक्ट। तो जब इस पूरे को सॉल्व करोगे बेटा, तो सॉल्व करने पे आपको ये रिलेशन आएगा, इसको याद रखना, क्योंकि या तो क्वेश्चन आएगा इन दोनों पे या तो क्वेश्चन आएगा इन दोनों पे। तो ये आएगा तो एक फिक्स्ड क्वेश्चन है कि टोटल डिस्टेंस जब रुक जाएगा, करेक्ट, आपको ई का वैल्यू देगा ना, यहां रख देना, एच का वैल्यू देगा, यहां रख देना, बोले ठीक है सर। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल टाइम टेकन कितना होगा बेटा, टोटल टाइम टेकन कितना होगा, है ना, जब रुकेगा। तो उसके लिए बेटा अपने को क्या समझना पड़ेगा कि जब एक बार नीचे आता है तो √2h/g होता है, करेक्ट। तो उसी टाइम को आप बार बार हल कोलिजन के निकाल के लिए ऐड करोगे और फिर वो ये रिलेशन निकल के, समझ गए। तो ये 4 फॉर्मूले बेटा याद रखना, ये आपका टाइम और जीवन दोनों आसान बना देगा, ठीक है। सो विद दिस मैंने इतना पार्ट कवर कर दिया। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और लेने वाला हूं, बस खत्म ही करने जा रहा हूं लेक्चर को। प्लीज ये कॉपी कर लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। ओके, आप सोचोगे यार सर तो रुक ही नहीं रहे, बस खत्म करने वाला हूं यार, है ना। प्लीज थोड़ा पेशेंस, आप ही के फायदे के लिए करा रहा हूं। मतलब 2 सवाल कम करा दूं, मेरा क्या जाने वाला है। कम बोलना पड़ेगा, कम एनर्जी लगेगी, कम रिकॉर्डिंग होगी, कम एडिटिंग होगी, कम टाइम लगेगा, है ना। तो अपने लिए तो आसानी है, बट जरूरी है ना, जब तक पूरा पैकेज होलसेल नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा, चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होगा। तो देखो, एक बॉल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम हाइट, इट बाउंसेस एंड फाइनली कम्स डाउन टू रेस्ट। इफ द टाइम टेकन फॉर द 10 देन फाइंड द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। अब ये भी बताया था, देखो इससे पहली वाली स्लाइड में आपको यही तो पूछा है कि टोटल टाइम रुकने में कितना लगेगा, √2h/g 1 + e/1 - e। फॉर्मूला याद होगा तो बेटा वो क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं हर क्वेश्चन में तो फॉर्मूला याद करने के लिए बोलता नहीं हूँ, करेक्ट। मैंने पहला, अब सोचो जब स्पीड निकालनी थी आफ्टर कोलिजन, तो मैंने कहा ना मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से कर लो, वो करने लायक है। ये टाइम खाता है बहुत सारा, इसलिए दोनों एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग डायरेक्टली द फॉर्मूला, जो कितना है √2h/g 1 + e/1 - e। तो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस रुकने वाला याद रखना बेटा, दोनों फॉर्मूले, ठीक है। सो चलो अब इसको सॉल्व आप करना, v का वैल्यू डाल देना, यू विल गेट द आंसर। t का वैल्यू दे रखा है वैसे t, इसको सीधे ही आपको क्या दे रखा है, t दे रखा है 10 सेकंड्स, तो यहाँ 10 सेकंड्स डालना, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.2 दे रखा है, यहाँ 0.2 डाल, ठीक है। लिख दूं 10 1 + 0.2 यानी कि 1.2 डिवाइडेड बाय 0.8, तो यह आ जाएगा 3/2। तो ये 10 × 3/2 15 दिख रहा है कहीं पे, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। ये एग्जाम में आए हुए सवाल है, मुझे ईयर ध्यान नहीं है, बट ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इसी तरह से बेटा देखो अगला क्वेश्चन अपने को बोला गया है कि इफ द टाइम टेकन, अच्छा तो वही वाला हो गया ना, ये क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, ठीक। देखो ये लास्ट, बस खत्म करने वाला हूं। 2D जो होता है ना बेटा, 2D कोलिजन, है ना, उसमें 2 ही तरह के सवाल पूछते हैं जनरली, अप टू मेंस लेवल बता रहा हूं। या तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 2D का, वो मैं आपको एक एग्जांपल करा चुका हूं, या फिर इस तरह का सवाल, ठीक है, इस तरह का सवाल, ठीक। ध्यान से सुनना बेटा, क्लास अभी लीव नहीं करना है, अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला क्वेश्चन। अगर 2D में आएगा तो इसी तरह का आएगा, और दूसरी चीज एक और एडिशनल छोटे मोटे 2-3 पॉइंट बताऊंगा, फिर क्लास खत्म करो, ध्यान देना, फिर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो हमारे पास एक बॉल दे रखी है और ये u स्पीड से जा रही है, ठीक। यहां पे एक बॉल थी बेटा जो रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, ये जाती है और इससे टकराती है, इस तरह से टकराती है कि एक इधर जाती है और एक इधर जाती है। अच्छा दोनों का मास ध्यान से देखोगे तो सेम है, m, आइडेंटिकल बॉडीज है बेटा, आइडेंटिकल। तो एक रेस्ट पे एक चल रही है। कोलिजन किस तरह का बेटा, इलास्टिक, =1 दे रखा है, ठीक है। अब हमें ये बताना है, कि भाई अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो ये v1 और v2 का वैल्यू कितना होगा और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक। यानी कि आइडेंटिकल बॉडीज आर कोलाइडिंग 2 डायमेंशनली, एक का स्पीड u है, एक रुका हुआ है, टकराने के बाद θ1 θ2 एंगल बना के चल देते हैं, और हमें बताना था कि v1 v2 का वैल्यू और θ1 θ2 का वैल्यू। क्या इतनी बात समझ आती है? बोले यस सर। अब देखो दो काम मैं कर सकता हूं, या तो मैं क्या करूं, सारी बेसिक इक्वेशंस लिख दूं और उसको सॉल्व करूं, जो बन जाता है एडवांस लेवल का क्वेश्चन, जिससे हमें कोई ज्यादा लेना देना है नहीं अभी के लिए। फिर भी अगर किसी को चाहिए तो आप सीधे मोमेंटम कंजर्व कर दो, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में लिखोगे m × u, फिर इसको लिखोगे m v1 cos θ1, इसको
इसको लिखोगे mv2 cos थीटा 2, इनको इक्वेट कर दो। वर्टिकल के अंदर देखो तो mv1 sin थीटा, mv2 sin थीटा 2, इनको इक्वेट कर दो और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख दो जो लिखना सिखाया था। पर बेटा वो सवाल आएगा भी नहीं, है ना, तो उस पर हमको ज्यादा जाना नहीं है, हमको ये पता है कि इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं। तो इस केस को डील करने के लिए एक नोट बता रहा हूं, है ना, मैं उसी 2-3 पॉइंट की बात कर रहा था एक्चुअल में, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मैं वापस इस पे आ रहा हूं, फिर देखना डायग्राम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यही वाला जिसका एक एक पेज का सोल्यूशन दे रखा होता है, डायग्राम में सॉल्व हो जाएगा। देखो हम बेटा बात कर रहे हैं नोट की, पहला नोट ध्यान से सुना, ये मैं सब किसकी बात कर रहा हूं, E=1 के लिए, ये याद रखना। इनफैक्ट अगर आइडेंटिकल बॉडीज हो, मान लो ये U1 से जा रही है और दूसरी बॉडी भी क्या है आइडेंटिकल, और ये कितने से जा रही है, मतलब M, और ये जा रही है U2 से, तो बेटा ये अगर टकराती हैं तो टकराने के बाद की सिचुएशन ये रहती है कि आइडेंटिकल बॉडीज जब इलास्टिकली टकराएंगी तो ये अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लेती है बेटा, इंटरचेंज कर लेती है। क्या कर लेती है, इंटरचेंज अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। यानी ये U1 से जा रहा था ये U2 से, तो अब ये U2 से जाएगा और ये U1 से जाएगा। बोले ठीक है सर, ये याद रखना है, निक तो मास सेम होना चाहिए ध्यान से, और दूसरा चीज इलास्टिक होना चाहिए। बोले ठीक, 1-2 पॉइंट और साथ में बता देता हूं, है ना, कर ही रहे तो। कभी कभी बोलेगा एक बहुत छोटी बॉडी है, वो U से जा रही है और एक बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, और ये जो बड़ी बॉडी है ये रेस्ट पर है, ठीक है। ऐसे पहाड़ या दीवार पे एक बॉडी गई और इलास्टिकली कोलाइड करेगी। अरे आप खुद सोचो बेटा, एक पहाड़ पे बॉल को दे के मारोगे तो वापस उतनी स्पीड से आएगी, यानी कि ये जो छोटी बॉडी है ये बेटा वापस उतनी स्पीड से आती है, और ये जो पहाड़ जैसी बॉडी है ये अभी भी रेस्ट पे रहती है। समझ गए? तो एक छोटी बॉडी जब भी बड़ी बॉडी से टकराएगी, बड़ी बॉडी अगर रुकी हुई है तो बेटा उतनी स्पीड से वापस आएगी। समझ गए बात को? बोले ठीक है सर, एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कर ही रहे तो कर देते। क्या है तीसरा, अगर कोई एक छोटी बॉडी तो रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर रुकी हुई है, और एक बहुत पहाड़ जैसी बॉडी है, बहुत हैवी बॉडी, और बेटा ये यू से आ रही है, अब टकरा है, वही इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा है। तो बेटा अब की बार क्या होगा, ये जो पहाड़ जैसी बॉडी है इसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ये अपनी स्पीड से चलती रहेगी, लेकिन ये जो छोटी बॉडी थी जो रुकी हुई थी बेटा, अब ये छोटी बॉडी डबल स्पीड से दौड़ना शुरू कर देगी, डबल स्पीड से। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये इफेक्टिवली 3 क्वेश्चंस है ना, इनको अच्छे से ध्यान रखना। अब मैं इनको यूज करने जा रहा हूं इससे प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत दिमाग से सुनना। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कोशिश की कि मैं लाइन ऑफ एक्शन बनाऊं। तो लाइन ऑफ एक्शन बनाने के लिए जब कोलिजन हो रहा था तब मैंने लिया दोनों को, और यहां से कॉमन सरफेस देखा, ये कॉमन सरफेस दिखाई दिया, और यहां से जब लाइन ऑफ एक्शन बनाई तो ये लाइन ऑफ एक्शन आ गई। समझ गए? इसीलिए ये इधर गया। तुम खुद सोचो, एक रुकी हुई बॉडी किधर जाएगी, जिधर फोर्स लगेगी, और जिधर फोर्स लगती है वो क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन होती है। बोले 100% करेक्ट, कोई डाउट नहीं है। अब बहुत दिमाग से सुनना, बस इसी डायग्राम में खत्म कर रहा हूं उसको। ये यू है, ये यू है, ये वाला एंगल में एक काम करता हूं ना, इस एंगल को मैं बोल देता हूं थीटा बोलता हूं, इसको ये θ2 θ1 को हटाओ तुम, ठीक है, ये θ1 θ2 को छोड़ दो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। इस एंगल को मैं कहता हूं थीटा। अगर ये थीटा है तो यू के 2 कंपोनेंट आएंगे, ठीक, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा, ये कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग से सुनना, दिमाग से। जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके अलोंग क्या वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी? बोले क्यों? =1, क्यों? m और m सेम, आइडेंटिकल बॉडीज, इलास्टिक कोलिजन, वेलोसिटीज इंटरचेंज अलोंग लाइन ऑफ एक्शन। मतलब लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इसकी स्पीड पहले कितनी थी? 0। इसकी कितनी थी? दूसरे कलर से दिखाता हूं, रेड कलर से। इसकी स्पीड थी 0 और इसकी स्पीड थी u cos थीटा, ठीक से लिख देता हूं, u cos थीटा। ये कितनी थी? 0। इंटरचेंज हो जाएंगे, इसलिए इसको तो इस तरफ कितना मिल जाएगा? u cos थीटा, और इसको इस तरफ कितना मिल जाएगा? बोले 0। समझ आई बात? यानी कि ये u cos थीटा, ये 0 थी, इंटरचेंज हो गई, इसको u cos थीटा मिल गई और इसको कितनी मिल गई? इसको 0 मिल गई। बताओ कोई दिक्कत? बोले नहीं। इसके बाद जो भी कुछ होता है
वो लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग होता है, वहीं फोर्स लगती है, वहीं वेलोसिटी चेंज होती है। मतलब ये जो u sin थीटा था, इसमें कोई चेंज आएगा? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये वाला जो वेलोसिटी है बेटा, ये कितना रहेगा? u sin थीटा। समझ गए बात को? u sin थीटा। तो कुल मिला के ये u sin थीटा एज इट इज रह गया और ये u cos थीटा और 0 इंटरचेंज कर गया। इसलिए इफेक्टिवली अगर कोई इसकी फाइनल स्पीड पूछेगा तो u cos थीटा विल बी आंसर, इसकी कोई फाइनल स्पीड पूछेगा तो u sin थीटा विल बी आंसर। और आप सोचो u sin और u cos के बीच में एंगल कितना था? बोले 90 डिग्री। अरे साइन और कॉस के कंपोनेंट में एंगल कितना होता है? 90। इसलिए ये एंगल भी कितना आएगा? 90। इसीलिए जब दो आइडेंटिकल बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं, जिसमें एक रुकी हुई और एक चल रही है, तो टकराने के बाद हमेशा 90 डिग्री पे जाती है। क्वेश्चन आता है, बोलेगा एक बॉडी 30 डिग्री पे गई, दूसरी कहां गई? अरे धत तरीके 60 डिग्री पे गई। इसमें कुछ बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही हल्का सवाल है। पता है तो हल्का है। करेक्ट। टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी हुई? एक की u sin थीटा, एक की u cos थीटा। इसी के जो दो कंपोनेंट है, एक खुद ले जाता है, एक दूसरे को दे देता है, खत्म बात। समझ आई बात? तो मैं डायग्राम में ही इसको सॉल्व कर सकता था। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन बेटा अगर आपको लगता है एडवांस लेवल पे जाना है तो यू कैन प्रैक्टिस आउट फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ 2D। एंड मैं अपने लेवल पे अपने तरीके से जितना मुझे लगता था, आई हैव कंप्लीटेड कोलिजन इन 1D नाउ। सो विद दिस आई कंक्लूड द क्लास। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि बेटा दिस क्लास इज अ ट्रिकी वन, इंपॉर्टेंट है। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। अपने दोस्तों से शेयर करो, उन्हें भेजो और बोलो कि भाई देखो इसको, सर ने मस्त पढ़ाया है, एकदम मजा आएगा तुमको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्प्रेड करो, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि बेटा वीडियो अच्छा था, यू प्रेस अ लाइक। और बेटा प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो, है ना। कई बार इंपॉर्टेंट लेक्चर भेजता हूं मैं, नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, राइट। सो विद दिस आई एंड द लेक्चर। स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।